नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी कला की तैयारी के लिए आज महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे, अपभ्रंश शैली। ठीक, इसके पहले हमने वीडियो में अध्ययन किया था अजंता शैली का। तो अजंता शैली के बाद दूसरा जो टॉपिक है महत्वपूर्ण, वो अपभ्रंश शैली है। तो चलिए अपभ्रंश शैली के विषय में जानते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है और इस शैली को हम कहाँ पाते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है अपभ्रंश शैली। ठीक, तो गुजरात में जो है जैन तथा अजैन दोनों प्रकार के चित्र मिले हुए हैं। गुजरात राज्य में जैन तथा अजैन दोनों प्रकार के चित्र मिले हुए हैं। ठीक, तो इस शैली के नामकरण में भी मतभेद बना हुआ है और प्रारंभ में इसे जैन शैली नाम दिया गया था। ध्यान देने वाली बात, अपभ्रंश शैली को जैन शैली ही कहा जाता था पहले, लेकिन इस शैली के अनेक अजैन ग्रंथ मिलने के कारण इसको जैन शैली नाम देना उपयुक्त नहीं समझा गया। अच्छा, वो कौन से ग्रंथ थे? जैसे गीत गोविंद, दुर्गा सप्तशती आदि ग्रंथ ऐसे मिले इस शैली में जिससे इसका नाम जैन शैली रखना उचित नहीं समझा गया। तो जो विशेष रूप से इस शैली का नाम श्री राय कृष्ण दास ने अपभ्रंश शैली रखा। तो अपभ्रंश शैली नाम किसने रखा? श्री राय कृष्ण ने। तो इस शैली का जन्म जो है पश्चिम भारत में वहाँ के साहित्य के साथ साथ ही हुआ है और उसी के साथ समाप्त हो गया। जैन धर्म के कुछ ग्रंथ 1100 ईस्वी से 1500 मध्य लिखे गए हैं, 1500 ईस्वी के मध्य। तो इस शैली को जैन शैली भी कहा गया है। अपभ्रंश शैली के चित्र अधिकांशतः ताड़पत्रों पर बने प्राप्त होते हैं, परंतु 1400 ईस्वी के बाद अगर देखा जाए तो कागज़, वस्त्र और आभूषणों पर भी इनका चित्रण देखने को मिलता है। वैसे अगर देखें तो जौनपुर में कल्पसूत्र की 2 प्रतिलिपियां प्राप्त हुई हैं और इस शैली का जो मुख्य केंद्र है वो जौनपुर ही है। ठीक, तो इसमें जो महत्वपूर्ण हमें बातें क्या देखनी है, तो इस शैली का जो मुख्य केंद्र है वो जौनपुर है। अगली मुख्यपूर्ण बातें हमें ये देखना है कि श्री राय कृष्ण ने इस शैली का नाम जो है अपभ्रंश शैली रखा है। ठीक, तो अपभ्रंश शैली किसने रखा? श्री राय कृष्ण ने। और इसको सबसे पहले जैन शैली के नाम से पुकारा जाता था। चलिए आगे देखते हैं इसकी विशेषता क्या है जैन शैली के चित्रों की। तो चित्रकारी के मुख्य विषय जो थे, ठीक, वो विषय क्या क्या थे और विशेषता क्या क्या थे, इस पर बात करते हैं। तो चित्रकारी के जो मुख्य विषय हैं वो वैष्णव धर्म तथा जैन धर्म है। ठीक, ध्यान देना, वैष्णव धर्म और जैन धर्म जो है इन अपभ्रंश शैली के मुख्य विषय हैं। इस शैली के प्राकृतिक दृश्यों को बहुत कम चित्रित किया गया है। ठीक, तो इस शैली में प्राकृतिक दृश्यों को बहुत कम ही चित्रित किया गया है। और चित्रण में अगर रंग की बात करें तो भड़कीले रंगों, सुनहरे रंग का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भड़कीले रंग और सुनहरे रंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा किस शैली में किया गया है? तो अपभ्रंश शैली में किया गया है। ठीक, और इसकी विशेषता देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसकी जो विशेषता है वो मानवाकृतियों में लंबी नुकीली नाक, बाहर की ओर निकली हुई उठी हुई परवल जैसी आँखें, कानों तथा खींची काजल रेखा, ढूंढती, दोहरी और छोटी है, भवें कहीं कहीं मिली हुई दिखाई देती हैं। ठीक, इसकी विशेषता है। तो विशेषता में इसको ध्यान से देख लीजिए कि अपभ्रंश शैली के चित्रों की क्या क्या विशेषता है। तो लंबी और नुकीली नाक है, ठीक, और परवल जैसी इनकी आँखें को चित्रित किया जाता था, कानों तक खिंची हुई काजल रेखा होती थी, ढूढ़ी दोहरी और छोटी होती थी, और क्या है, भवें कहीं कहीं मिली हुई दिखाई देती हैं, अंग प्रत्यंग में स्थिरता और अकड़ है। ठीक, इसको भी ध्यान से देख लीजिए, अंग प्रत्यंग में स्थिरता और अकड़ दिखाई दी गई है। इसके बाद अगला क्या है कि छीड़ कटी, उभारदार वक्ष और उंगलियों की मुद्रा में ऐंठन आकृति विन्यास में लोक प्रभाव दिखता है।
और अगला विशेषता क्या है, पशु पक्षी का चित्रण काठ के खिलौने के समान है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये बिंदु। जो पशु पक्षी का चित्रण किया गया है अभ्रंश शैली में, वो काठ के खिलौने के समान लगता है। ठीक, तो इस वीडियो में हमने अभ्रंश शैली के विषय में पढ़ा। इसके बाद अगली शैली अगले वीडियो में हम पढ़ते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।